हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर अमीन्स। अभी सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं बेसिक कैरेक्टर की, तो बेसिक कैरेक्टर क्या है। हमारे पास लेट्स से एक बेस है जिसके ऊपर क्या है, लोन पे प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे हम अमीन्स के केस में, क्योंकि अमीन्स आर बेसिकली लुइस बेस, तो उस सेंस में ही जो है हम बात करेंगे। लोन पेयर है वो जब एक लुइस एसिड को डोनेट हो जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन होती है सॉल्ट की। जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन जितना इजीली डोनेट हो पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। अब बेसिक कैरेक्टर को अगर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के सेंस में देखें, लेट्स से वी हैव BOH which is in presence of water forms B positive aqueous and OH negative aqueous। असल में क्या हुआ, ये OH नेगेटिव जो है प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये बेस है। OH नेगेटिव जो है अलग हो गया और B पॉजिटिव अलग हो गया। क्योंकि वाटर है तो एक्वस मीडियम में हमारे पास जो है डिसोसिएशन हुआ है, जो आइंस बने हैं वो एक्वस आइन बन गए। अब इसी का अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट K लिखता हूँ, या लेट्स से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ K, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by the product of the concentration of reactants। क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन जो है दैट इज टेकिंग प्लेस इन एक्वस मीडियम, वाटर की प्रेजेंस में जो है ओवरऑल रिएक्शन हो रही है। इसका मतलब हमारे पास ये जो वाटर का कंसंट्रेशन है ये चेंज नहीं होगा, और वाटर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कांस्टेंट। इसको हम 1 लिख रहे हैं। इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर देता हूँ तो इट कम्स K टाइम्स H2O, that gives this। और ये क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास है K इंटू वाटर, जो कि कांस्टेंट कंसंट्रेशन है, दिस फॉर्म्स KB which is equal to B positive OH negative divided by B OH। तो बेसिकली यहाँ पे जो OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन है it becomes directly related to KB। तो basically we can rewrite it that KB is proportional to the concentration of OH negative, which simply means कि हमारे पास OH का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन में, KB का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। और क्योंकि OH का कंसंट्रेशन of OH negative is directly proportional to the basic strength, that means KB is also directly related to basic strength।
which concludes what? Which concludes that Kb is proportional to OH negative, which gives basic strength. That means all of these three are related to one another. ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमारे पास Kb का वैल्यू जो है, वैल्यूज़ ऑफ Kb, ये सिग्निफिकेंटली जो है डिसाइफर नहीं हो पाती जब हमें कंपेयर करना है डिफरेंट बेसिस की, जो ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करते हैं हम जब, तो Kb का वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे करके आता है, y पॉइंट समथिंग समथिंग टाइम्स 10⁻⁻, लेट्स से -x। तो ऐसी वैल्यूज़ को कंपेयर करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, नॉट मच इंफॉर्मेटिव। तो इसलिए रेदर देन यूजिंग Kb वी प्रेफर टू यूज़ Pkb। Pkb is equal to negative log of Kb. We use what? Pkb. Pkb is negative log of Kb। और Pkb का वैल्यूज़ कैसी आती हैं? इसकी वैल्यूज़ आती हैं जैसे y, x, ये लेट्स से 3, 4.5, 7, 8 ऐसी वैल्यूज़ आ रही है, और ये इजीली कंपेरेबल, easily comparable। लेकिन Kb, we know that Kb is proportional to the basic strength, and Pkb is negative log of Kb। That means what? That means Kb is proportional to OH negative, is proportional to basic strength, but it is inversely proportional to Pkb, क्योंकि नेगेटिव लॉग आ रहा है। That means यहाँ पे रिलेशन कैसा है? इन्वर्स रिलेशन, और इन्वर्स रिलेशन है दैट मीन्स Pkb जितना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, या इन्वर्सली बोल सकते हैं Pkb जितना कम बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। ठीक है जी, दिस इज़ द अल्टीमेट रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है रिगार्डिंग Pkb। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ रखा है, और इन फ्यूचर भी आ सकता है कि Pkb की वैल्यू बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बताओ। रीअरेंज करने को आ सकता है कि Pkb का वैल्यू ज़्यादा है कम है, Kb का वैल्यू ज़्यादा है कम है, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है कम है। तो उस सेंस में आपको जो है तीनों बातें जो है पता होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले अमीन्स में अभी जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो चलने लगा है। ये दिस वाज द जनरलाइज्ड कंसेप्ट जो कि आपका हर बेस में यूज होता है। ठीक है जी, तो उस सेंस में मैंने आपको बता दिया। नाउ फर्स्ट वन वी हैव अमीन्स और एल्काइन अमीन्स या एल्केन अमीन्स। एल्केन अमीन्स वर्सेस अमोनिया। एल्केन अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो बेसिकली हमारे पास जो एल्काइन अमीन्स हैं उसमें हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी क्या आ जाता है? जिसमें एक एल्काइल ग्रुप, अमोनिया इज NH3, एक 3 हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ लगे, इट इज़ अमोनिया। RNH2, दिस इज प्राइमरी अमीन। R2NH, दिस इज सेकेंडरी अमीन। R3N, दिस इज टर्शियरी अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन।
अब इन तीनों को कंपेयर करना है हमने अमोनिया के साथ। सो बेसिकली एज पर इंडक्टिव इफेक्ट जो आर ग्रुप है जो दैट इज एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो इट विल व्हाट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर, that is it will increase electron density at नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे इंक्रीज हुई है दैट मीन्स हमारे पास जो अमीन्स हैं या एल्काइन अमीन्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस हैं एज कम्पेयर टू अमोनिया। एल्काइल अमीन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर बेस एज कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन एटम, greater ability to donate electrons। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो पाएंगे, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट हो पाएंगे उतना हमारे पास क्या होगा, मोर बेसिक स्ट्रेंथ, उतना बेसिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन, ग्रेटर एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ग्रेटर विद एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह आ जाता है कंपेरिजन इन केस ऑफ एल्काइन अमीन्स। अब अगर हम बात कर लेते हैं अमंग अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन है उनके इन बिटवीन कंपेरिजन करते हैं। तो बेसिकली दिस वाज फर्स्ट, सेकेंड है हमारे पास अमीन्स। सो बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल for basic strength. These 3 factors are, first one is inductive effect, second one is hydrogen bonding, and third one is steric effect। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सॉल्वेंट इफेक्ट भी बोला जाता है, के बुक्स में सॉल्वेंट इफेक्ट भी दे रखा है। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स RnH2 R2NH R3, greater the number of alkyl groups
एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक अल्काइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 लगे हैं, यहाँ पे 3 लगे। ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है जी, जितने ज़्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप है उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पे इसको लेट्स से दोबारा बना देता हूँ। जैसे प्राइमरी है तो इसको मैं लिख रहा हूँ NH2 और R ग्रुप लगा है, तो एक अल्काइल ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, पहले से एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन 2 अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, 2 अल्काइल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 टाइम्स जो है एक्स्ट्रा प्रोवाइड हो रही है नाइट्रोजन को। देन कम्स टर्शरी, नाइट्रोजन R and R, 3 अल्काइल ग्रुप है, प्रोवाइडिंग ग्रेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा रहेगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट नाइट्रोजन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्गर जो है बेसिक करेक्टर। दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से टर्शरी इज़ मोस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एज पर इंडक्टिव इफेक्ट। एज पर इंडक्टिव इफेक्ट जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ऑब्वियसली जो हमारे पास अमोनिया है वो लास्ट में आ जाएगा। देन कम्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि सॉल्वेंट इफेक्ट है वो काम करता है सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट में जैसे हमारे पास असल में सॉल्वेंट इफेक्ट जो है दैट इज़ इफेक्टिव ओनली इन प्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हैं, दोज आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग H पॉजिटिव आइंस। और H पॉजिटिव आइन जो है वो हमारे पास बेस है, तो वो H पॉजिटिव आइन जो है एक्सेप्ट करता है कि बेस का बिहेवियर यही है कि वो H पॉजिटिव आइन जो है गेन करेगा। और अगर H पॉजिटिव आइन गेन करेगा दैट मीन्स वो अपना बेसिक स्ट्रेंथ जो है या बेसिक करेक्टर जो है उसको रीअफर्म कर रहा है। तो बेसिकली जब हम सॉल्वेंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं जो कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स में काम करेगा, उस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास H पॉजिटिव गेन कर चुका है, अमीन जो है H पॉजिटिव गेन कर चुका है। लेकिन H पॉजिटिव गेन करने के बाद स्टेबिलिटी कितनी है, अगर H पॉजिटिव गेन करने के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा है दैट मीन्स बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दैट मीन्स वो ज़्यादा स्ट्रांगली H पॉजिटिव को अटैक करेगा। अगर स्टेबिलिटी कम है दैट मीन्स वो H पॉजिटिव को अटैक नहीं करना चाहेगा। तो बेसिकली वी हैव टू जस्ट ड्रॉ द अमोनियम कैटाइन ऑफ corresponding amine, then we will check upon the stability. So for primary amine 2 हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, कार्बन ग्रुप आ गया, एक H पॉजिटिव और गेन किया इसने, उसके बाद आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमोनियम आइन, सॉरी दिस इज नॉट प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन ने H पॉजिटिव गेन किया, प्राइमरी अमीन ने यहाँ भी ये लोन पेयर दिया H पॉजिटिव को, और क्या बन गया, प्राइमरी अमोनियम आइन। इस तरह से हमारे पास है सेकेंडरी, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, देन कम्स टर्शरी विद 1 हाइड्रोजन, एंड अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो अमोनियम आयन बन गया। अब यहाँ पे जो अमोनियम आयन बना है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, दैट विल डिसाइड द स्टेबिलिटी। ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द अमोनियम आयन, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। सो हियर वी हैव 1, 2 and 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स in case of primary ammonium ion. In case of secondary ammonium ion
only 2 hydrogen bonds can be formed. In case of tertiary ammonium ion, only 1 hydrogen bond can be formed. So which concludes that according to this hydrogen bonding or solvent effect, most stable one is primary, then secondary, then tertiary. And even क्योंकि स्टेबिलिटी प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, दैट मीन्स H पॉजिटिव जल्दी गेन करेगा और अपना बेसिक स्ट्रेंथ जो है जल्दी शो करेगा. तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी किसको होगा? प्राइमरी का, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. नाउ कम्स टू स्टेरिक इफेक्ट. स्टेरिक इफेक्ट में देखिए हमारे पास जो आर ग्रुप है उसकी बल्कीनेस ऑफ R group, greater the bulkiness of the R group, greater will be the hindrance or crowdedness around the nitrogen. अब depending upon the bulkiness of R group, कि R group कैसा लगा है, कौन सा लगा है, उसके ऊपर डिसाइड होगा कि हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा और किसकी कम. लेकिन फर्स्टली आप अगर देखो, अच्छा यहाँ पे 2 केस बन जाएगा ना, एक में हमारे पास बल्किनेस ज़्यादा है, एक में बल्किनेस कम है. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे सेकेंडरी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, विच कंक्लूड्स कि चाहे बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगा है चाहे कम बल्कि ग्रुप लगा है, सेकेंडरी जो है इट विल ऑलवेज विद हाइएस्ट बेसिक स्ट्रेंथ. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज लेस बेसिक, लेस बल्कि, let's say this is more bulky. लेस बल्कि में भी सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा, मोर बल्कि में भी सेकेंडरी का बेसिक स्ट्रेंथ जो ज़्यादा रहेगा. अब अगर लेस बल्कि ग्रुप है, ये लेट्स से मोर बल्कि ग्रुप है, तो नाइट्रोजन के अराउंड रश बड़ा ज़्यादा रहेगा. अगर नाइट्रोजन के अराउंड रश ज़्यादा है, दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है बनाना. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है बनाना, दैट मीन्स inductive effect will dominate over hydrogen bonding. Inductive effect dominate करेगा, that means tertiary का basic strength ज़्यादा हो जाएगा as compared to primary, that is tertiary second पे and lastly primary. लेकिन अगर लेस बल्कि है तो लेस बल्कि के केस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रही है तो प्राइमरी ज़्यादा बेसिक है एज कम्पेयर टू टर्शियरी, प्राइमरी देन टर्शियरी. अब बात आती है कि लेस बल्कि है या मोर बल्कि है, कैसे पता चलेगा? मोर बल्कि क्या, लेस बल्कि कौन सा आ गया? ओनली वन, दैट इज मिथाइल ग्रुप. मिथाइल के अलावा कोई भी लगा है, ऑल कम्स अंडर मोर बल्कि ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ एक इथाइल C2H5. जैसे एक इथाइल ग्रुप लिख दिया हमने, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा. जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो सेकेंडरी के सबसे ज़्यादा, देन टर्शियरी, देन प्राइमरी. अब यहाँ पे बात आती है कि लेट्स से ये तो हो गया, तीनों फैक्टर हो गए. अब बात आती है कि लेट्स से हमें बोला है कि बेसिक स्ट्रेंथ बताइए इन वेपर फेज. इन वेपर, ये लेट्स से एग्जांपल लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन गोज लाइक कि हमारे पास है CH3NH2, CH3 whole twice NH, CH3 whole thrice N. इनका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है. अब फर्स्टली हमें यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कैसे बताना है, क्या करना है, कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो सीधा सीधा आप लगाओगे प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से क्या होगा, हमें पता है प्लस आई में टर्शियरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 और थ्राइस नाइट्रोजन ग्रेटर देन CH3 और ट्वाइस NH
देन CH3 NH2। अगर हमें बोला है कि लेट्स से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमें पता है डायरेक्टली प्राइमरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा सीक्वेंस। एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा, प्राइमरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अगर मान लो हमें बोला जाता है कि एक प्रोटिक सॉल्वेंट में बताओ कि क्या हुआ, प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब हमें ये पता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट दो कंडीशन होती है, या तो हम देखेंगे लेस बल्कि या देखेंगे मोर बल्कि। तो इस केस में हमारे पास CH3 लगा है, दैट इज़ लेस बल्कि ग्रुप। तो लेस बल्कि ग्रुप में क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, और लेस बल्कि में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्टिसिपेट कर रही होती है, लेस बल्कि ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगी, लेस बल्कि है तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो उस केस में प्राइमरी सेकेंड पे, देन कम्स टर्शियरी। तो आ जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ CH3 होल ट्वाइस NH, देन कम्स CH3 NH2 CH3 होल थ्राइस N। इसके अलावा मान लो पूछा है वेपर फेज में बताओ, बोला वेपर फेज में बताओ बेसिक स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो वेपर फेज में वी नो दैट कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स द बेसिक स्ट्रेंथ विल बी completely डिपेंडेंट अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट। तो सीक्वेंस विल रिमेन सेम एज इट इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स से हमें बोला है नॉन पोलर, या लेट्स से अप्रोटिक solvent, let's say we have aprotic solvent। अप्रोटिक सॉल्वेंट में अगेन अगर प्रोटिक नहीं है तो H पॉजिटिव नहीं देगा अमोनिया को, H पॉजिटिव नहीं देगा तो अमोनियम आयन नहीं बनेगा, अमोनियम आयन नहीं बनेगा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन डोमिनेट नहीं कर रही। तो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, सीक्वेंस विल रिमेन सेम। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस कंसेप्ट, वो सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने बेसिक स्ट्रेंथ बताने ऑल इथाइलामीन्स की, मीन्स इन वेपर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट, पेपर फेस और प्रोटिक सॉल्वेंट में सारे इथाइलामीन का जो है आपने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है बताना है। इसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर जो है इसका आपने बताना है। नेक्स्ट वी हैव थर्ड वन, वी हैव एराइल amines versus ammonia, aryl amines versus ammonia। तो एराइल अमीन जो है हमारे पास उसका बेसिक स्ट्रेंथ इज लेस देन अमोनिया, या इसी को मैं कैसे लिखता हूँ कि Ka वैल्यू जो है ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन Ka वैल्यू ऑफ एराइलामीन और एनिलिन। अगर pKa की सेंस में बात करनी है तो pKa वैल्यू ऑफ अमोनिया
इज़ लेस देन pKa वैल्यू ऑफ, सॉरी pKa नहीं, pKb आएगा, बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर, pKb वैल्यू ऑफ एनिलिन। तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास pKb वैल्यू जो है एनिलिन की ज़्यादा है, या ऐसे बोल दें कि एनिलिन जो है इट इज़ अ वीकर बेस एज कम्पेयर टू अमोनिया। लेट्स से वी हैव एनिलिन, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। असल में हमारे पास ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स बेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चले जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पे, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जो है फर्दर शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ, वी विल गेट यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पोजीशन के बाद पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे, चले जाएंगे यहाँ, we will get a double bond here and a negative charge here। तो ये हमारे पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। बेसिकली यहाँ से पता क्या चल रहा है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास जो एनिलिन है उसका नाइट्रोजन जो है इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन रिच। इफ़ इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन रिच दैट मीन्स इट इज़ not capable of donating pair of electrons, which means हमारे पास जो एनिलिन है it is less basic as compared to ammonia। इस तरह से हमारे पास अगर हम बात करते हैं pKb वैल्यू की, तो pKb वैल्यू जो है एनिलिन की ज़्यादा होगी as compared to अमोनिया। ठीक है जी। अभी क्वेश्चन है जो आपने करना है, हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे आप। C6H5 NH2, C2H5 NH2, C2H5 whole twice NH and then NH3। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले मैं इसका आंसर लगाऊँ बताने। असल में हमें ये पता है कि दिस इज़ एनिलिन और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो ये तो चला जाएगा सबसे लास्ट में, सबसे कम। इसके अलावा हमारे पास ये तीनों हैं अमीन्स एंड अमोनिया। अमीन्स और अमोनिया में अमोनिया का बेसिक स्ट्रेंथ जो है सबसे कम रहता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड पे। इन दोनों में हमें ये नहीं बताया है कि किसका, कंडीशन नहीं बोली है कुछ भी, तो बेसिकली हम कंडीशन नहीं बोली हो तो हम चलते हैं किसके हिसाब से, हम चलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा प्राइमरी वाला, और ये सीक्वेंस आ जाएगा, दिस इज मोस्ट बेसिक, दिस इज सेकंड वन एंड द लास्ट वन। ठीक है, दिस विल बी आवर एब्सोल्यूट आंसर। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट
बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स। आपके एंड पे कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आप कोई चाहते हैं स्पेसिफिक टॉपिक जो डिस्कस करूँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन। ठीक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।